जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। आज हम लोग क्लास में डीपीएसपी को हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको अगली क्लास में इसका एमसीक्यू आपको करवा देंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डीपीएसपी का उपबंध संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, संविधान के भाग 4 में, इससे ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, इससे भी ध्यान रखिए, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। यानी भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तथा आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्पेन के संविधान से लिए हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका ऐसा बनते हैं कि क्वेश्चन तो ये तो पूछता ही है कि भारत के संविधान में डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड जो है वो डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो ये लिया आपका स्पेन के संविधान से। इसलिए हम इस पॉइंट को भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ, आपका ये बेसिक कंसेप्ट आपका हुआ किसका, डीपीएसपी का। चलिए एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, डीपीएसपी का उल्लेख आपका भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है। और कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो स्पेन की संविधान से लिया है। इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि डीपीएसपी का महत्व क्या है, यानी नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उसका मुख्य उद्देश्य है। आपसे पूछे कि डीपीएसपी का यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर आपका आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपका कि आपसे प्रश्न ये बनते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा है। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। सेकेंड है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आपके प्रश्न ऐसे भी बनते हैं एग्जाम में कि प्रश्न दे देगा कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है। ऑप्शन दे देगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, यानी डीपीएसपी होगा। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट है कि भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इसी से प्रेरित है। यानी भारत सरकार के जितने भी कल्याणकारी योजना जो होता है वो आपका डीपीएसपी से प्रेरित होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऐसा डीपीएसपी में क्या है जिससे सरकार कल्याणकारी योजना चलाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा अनुच्छेद 36 से 51 भी पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पूरे आपको पता चल जाएगा इसमें क्या प्रावधान किया गया है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। इसमें संविधान का दर्शन, ये संविधान का दर्शन किस में निहित है, तो डीपीएसपी में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, डीपीएसपी के बारे में कह रहा कि संविधान सभा के सलाहकार बीएन राव, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। संविधान सभा के सलाहकार बीएन राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाए। देखिए, आपको पता होगा कि संविधान में मौलिक अधिकार भी शामिल है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भी हैं जो हमें राज्य के विरुद्ध मिला है। और एक आपका अभी पढ़ रहे हम लोग
राज्य के नीति निषेध तत्व यानी डीपीएसपी। ठीक है, देखिए तो मौलिक अधिकार जो है वो हमें मिला है और डीपीएसपी जो है वो राज्य के लिए एक आदर्श है कि इसे अपनाएं। ठीक है, इस पथ पर चले। ठीक है, तो ये जो है वो सुझाव कौन दिया था? तो संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। तो बी.एन. राव के द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकार दो तरह का दिया जाए। कैसा अधिकार? तो पहला वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सके यानी परिवर्तनीय हो, जैसे आपका है मौलिक अधिकार। ठीक है, जैसे क्या है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है हमें जो सरकार छीन नहीं सकती है। यदि छीनेंगे तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं, यानी न्यायालय मौलिक अधिकार को क्रियान्वयन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसा अधिकार, ये हो गया मौलिक अधिकार। दूसरा अधिकार कहा था कि वे ऐसा अधिकार दें जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न हो। इसका मतलब ये हुआ जिससे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सके, यानी डिपेंड करेगा आप पर कि लागू करे या ना करे। ठीक है, जैसे आपका है कि हम लोग पढ़े हैं अभी क्या कहते हैं किस में? तो मौलिक अधिकार में। यदि मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी सरकार लागू करे या न लागू करे वो इस पर डिपेंड करता है। आप सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नहीं जा सकते हैं। यह क्या है? तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, ये राज्य का कर्तव्य है। समझ गए? लागू करे या न करे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 44, जिसमें क्या है? समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता लागू नहीं है तो वो राज्य का कर्तव्य है लागू करना। तो समान नागरिक संहिता भी कौन लागू किया है? उत्तराखंड लागू कर दिया है। तो वो राज्य सरकार का फैसला लिया है तो कर दिया है, तो राज्य का कर्तव्य पर डिपेंड कर दिया। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। समझिए, तो ये जो सलाह है वो सलाह कौन दिए थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो बी.एन. राव ने जी कहा था कि दो तरह का अधिकार दिया जाए। एक ऐसा अधिकार जिसके लिए लोग न्यायालय जा सके, यानी न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सके, ये आपका हो गया मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है। और वे एक ऐसा अधिकार जिसके जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न हो, यानी जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सके, यानी वो राज्य पर डिपेंड करे। समझिए, तो वो दो तरह का यानी अधिकार के बारे में बात किया था आपका बी.एन. राव। ठीक है, इसी आधार पर आपको ये दो तरह का अधिकार लागू भी किया है। ठीक है, तो इसी के तहत आपका भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार को रखा गया है जिसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, जिसे न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक है, और आपका एक रखा गया है कौन? राज्य के नीति निषेध तत्व यानी डीपीएसपी, जो नैतिक से प्रेरणा दे सकते हैं, नैतिक मूल्य है राज्य के लिए। इसके लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते लागू करवाने के लिए। ठीक है, तो जैसा ही बी.एन. राव जी ने सलाह दिए थे उसी अनुसार से दो तरह का अधिकार हमें मिला है। अब चलिए यहाँ पर हम साथ में देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है। ठीक है, मूल अंतर दोनों में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे हम लोग अभी देखे हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में शामिल किया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय है। और डीपीएसपी जो है वो संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 to 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ये आपका बेसिक अंतर हो गया। यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। कौन? मौलिक अधिकार। राज्य के विरुद्ध हमें अधिकार मिला है और यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व है। कौन? डीपीएसपी राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक है, जिसके माध्यम से राज्य की सुशासन की स्थापना करे और लोक कल्याण की सुनिश्चित कर सके। ठीक है, ये क्या है? राज्य के लिए आदर्श है, राज्य का दायित्व है इसे लागू करवाना। लेकिन मूल अधिकार क्या है? ये मेरा अधिकार है, इसे तो हम लड़ के लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर लेते हैं यदि मेरा हनन होता है तो। लेकिन डीपीएसपी के लिए ऐसा नहीं है कि राज्य लागू नहीं करेंगे तो आप उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये आपका मेन अंतर है। आगे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये आपका न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब सिंपल ये है कि इसका यदि हनन होता है, लागू नहीं होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के लिए। लेकिन यदि सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं करते हैं तो हम इसके लिए
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब इतना ही हुआ, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो है करा इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि डीपीएसपी में क्या है तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। मूल अधिकार का स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक है, ठीक है। नीति निर्देश तत्व का स्वरूप सकारात्मक है। कैसे सकारात्मक? इसीलिए है क्योंकि डीपीएसपी राज्य के लिए एक आदर्श का कार्य करता है कि लोक कल्याणकारी कार्य करे, जिससे जनता का क्या हो, कल्याण हो, ठीक है। तो ये आदर्श है, इसलिए क्या है सकारात्मक है। मूल अधिकार नकारात्मक क्यों है कि मूल अधिकार हमें राज्य के खिलाफ मिला है। किसके खिलाफ मिला है? राज्य के खिलाफ मिला है। राज्य मेरा मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकता। यदि हनन करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। उस रूप में नकारात्मक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर उनके अनेक युक्ति सीमाएं। युक्ति सीमाएं मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार आपको अब्सोल्यूट मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको बोलने का अधिकार है तो कुछ भी बोल देंगे। उसके ऊपर भी क्या है तो उसके ऊपर भी कुछ सीमाएं हैं, समझ गए। तो मूल अधिकार के ऊपर भी क्या है? सीमाएं हैं। मूल अधिकार को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल। अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं, यदि मेरा मूल अधिकार का हनन होता है तो। लेकिन डीपीएसपी में इस पर कोई सीमाएं नहीं है। डीपीएसपी पर कोई सीमाएं नहीं है। नीति निर्देश तत्वों को लागू कराना नैतिक पर आधारित है। इसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये सरकार का नैतिक मूल्य है कि इन्हें लागू करे। जैसा आपको है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, वो राज्य का नैतिक कर्तव्य है लागू करे। और भी आपका है अगला पॉइंट है कि मूल अधिकार का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के आधार पर है। यानी सिंपल समझिए अनुच्छेद 352, ठीक है। तो जैसे जब आपका यानी राष्ट्रीय आपात लगते हैं तो उसमें आपको बताए थे कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी आपका जो मौलिक अधिकार है उससे आपको छीन सकता है, यानी उसको निलंबित कर सकती है, ठीक है। नीति निर्देश तत्व जब तक लागू न किया जाए स्वतः निलंबित है। यानी डीपीएसपी जब तक लागू नहीं है तब तक वो तो निलंबित है ही, यदि लागू हो जाए तो उसके बाद निलंबित होता नहीं है, समझ गए। तो ये आपका मेन मूल अंतर है आपका मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में, ठीक है। जिस तरह से आपको ये अंतर बताया है ना, वो बहुत कम जगह आपको इतना अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो आई होप आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट आपका है कि विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति निर्देश तत्व के संबंध में विचार। यानी विभिन्न विचारक डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है, यहाँ से भी आपका स्टेटमेंट में प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का निर्माता कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? तो नीति निर्देश तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। तो ये कौन का है? ये क्या आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फिर देखिए ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहता है? ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं? तो नीति निर्देश तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। यानी समाज में यदि क्रांति लाना है तो उसका एक ही माध्यम क्या है? तो ये है आपका डीपीएसपी, समझिए। तो ये कौन का है? ये क्या आपका ग्रैनविल ऑस्टिन। तो देखिए ये स्टेटमेंट है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। जो स्टेटमेंट कहा है उन्हें आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं और किन्होंने क्या कहा है। तो अगला आपका है वी.एन. राव। वी.एन. राव कौन थे? तो संविधान के सलाहकार थे, ठीक है। तो करा ये कि नीति निर्देश तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ये कौन का है? तो क्या आपका वी.एन. राव। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछते हैं ना, ये पूछते हैं आपका के.टी. शाह का, ठीक है। ये हालांकि आलोचना किए हैं डीपीएसपी का। के.टी. शाह के कहने का अर्थ यह है करा राज्य के नीति निर्देश तत्व यानी डीपीएसपी तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यानी
डीपीएसपी के बारे में केटी शाह ने कहा है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, यानी बैंक को जब मन होगा तब इस चेक को बजाएगा। इसका मतलब यही हुआ, यही बात सही कह रहा है। डीपीएसपी भी किस पे डिपेंड है? राज्य पे डिपेंड है। तो राज्य का जब मन होगा तब उसको क्या करेगा? क्रियान्वयन करेगा, लागू करेगा। तो राज्य पर डिपेंड करता है, यानी मतलब यही हुआ, बैंक का जब मन हुआ तब उस चेक को क्या करेगा? बजाएगा। हाँ, तो वही बात हुआ, सही कह रहा है। डीपीएसपी भी राज्य का जब इच्छा होगा तब उसे लागू करेगा, उस पर कोई जोर जबरदस्ती जैसे बोलते हैं अपना भाषा में, या उस पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं है कि नहीं लागू ही कीजिए, समझिए। तो ये राज्य के लिए एक आदर्श है। जैसे आपको इसी में एक अनुच्छेद आप पढ़े होंगे, अनुच्छेद 40, जिसमें कहा था कि ग्राम पंचायतों का स्थापना करना, जो लागू हो चुका है। जैसे अभी इसी में आपका अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता, अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो ये राज्य का कर्तव्य है लागू करना। जैसे अभी उत्तराखंड लागू किया है, पहले से गोवा में, यानी देश की आज़ादी से पहले गोवा में लागू था, अभी फिलहाल में आपका उत्तराखंड लागू किए हैं। तो और भी राज्य हैं जिसे लागू करना चाहिए समान नागरिक संहिता। तो ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं राज्य के नीति निश्चित तत्व का जो मेन अनुच्छेद है आपका 36 to 51, इसमें देखते हैं किसमें क्या है, क्योंकि आपके यहाँ से आर्टिकल से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहला आपका आर्टिकल 36, तो इसमें आपको राज्य का परिभाषा दिया गया है, ठीक है। राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है। फिर आपका अगला है आपका अनुच्छेद 37, ठीक है, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या कहते हैं कि राज्य के नीति निश्चित तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 37 में कहा है कि आप डीपीएसपी को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। यानी आप डीपीएसपी यदि कोई भी सरकार लागू नहीं करते हैं तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, समझिए। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और इस बार आप देखेंगे 71 बीपीएससी में आपका कि यहाँ से प्रश्न आया था गांधीवादी तत्व से, ठीक है। इसमें दिया था कि कौन सा जो विचार है वो गांधीवादी तत्व से संबंधित है, यानी सीधा सीधा आपका आर्टिकल ही पूछा था, ठीक है। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो अनुच्छेद आपका 36 से 51 हम लोग पढ़ते हैं डीपीएसपी, इसमें 3 तरह के तत्व आपको मिलते हैं, ठीक है। इसको 3 तरह से बांट सकते हैं, गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व, उदारवादी तत्व, ठीक है। जो आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो आपका आते हैं गांधीवादी तत्व से और चाहे समाजवादी तत्व से, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है जो गांधीवादी का फॉलो करते हैं। तो आर्टिकल पहले याद रखिए, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है। फिर आपका है अनुच्छेद 43, फिर अनुच्छेद 43 के बी, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। फिर आपको आर्टिकल सिर्फ आपको याद रखना है कौन कौन सा आर्टिकल है जो गांधीवादी तत्व है, ठीक है। तो गांधीवादी तत्व में हम लोग क्या आर्टिकल देखें, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये पूरा आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, चलिए थोड़ा सा कुछ भी आइडिया लगाते हैं। अनुच्छेद 40 तो आपको याद रहेगा क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत की बात है, तो ग्राम पंचायत का हमेशा समर्थक गांधी जी रहे हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत आपको याद रहेगा ही, गांधीवादी चिंता तो है। तो 40 से शुरू करेंगे, इसके बाद देखिए 3 के बाद क्या आपका आता है, 43 आता है, 43, ठीक है। 3 ऐड कीजिए 43, फिर 43 से ही है तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, बी बस ध्यान रखिए, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 46 आएगा। अब देखिए याद करने का तरीका आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं, ठीक है। 40 आपको याद रहेगा कैसे, तो 40 में ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के गांधी जी हमेशा समर्थक रहे हैं, ठीक है। तो 40 याद रहेगा, उसमें 3 जोड़ दीजिएगा 43 हो जाएगा, फिर 43 का बी ही है, उसमें फिर 3 जोड़ दीजिएगा तो आएगा 46, याद हो जाएगा। यानी 40 में 3 जोड़े 43, फिर इसमें 3 जोड़े तो 46। अब उसके बाद 3 लगातार ले लीजिएगा 47, 48, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, तभी आपको याद रहेगा। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है गांधीवादी तत्व, एग्जाम में बहुत आते प्रश्न,
ठीक है, जब आपका टफ क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ऐसे ही प्रश्न पूछ देंगे। तो फिर चलिए याद करेंगे, तरीका बोल जाते हैं। 40 याद रहेगा, ग्राम पंचायत, गांधी जी इसका समर्थक रहा है। इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे 43 आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 46 आएगा। उसके बाद 3 लगातार ले लीजिएगा, 46, 47, 48। इस तरह से आप याद कर लीजिए गांधीवादी तत्व। अब देखते हैं समाजवादी तत्व, जिसके समर्थक थे नेहरू। तो अनुच्छेद 38 है, 39 है, 39 के ए है, 41 है, 42 है, 43 है, और बीच में होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 38, 39, 39 के ए, 41, 42, 43, 43 के ए, 47। कितना है पहले देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 का आर्टिकल ऐसा है जो समाजवादी तत्व उसमें दिखाई देता है। याद कैसे करेंगे, देखिए 38 से शुरू है, एक जोड़िए, क्या रहा है 39, फिर 39 ये है तो उसको ऐसे बस याद रखिए। फिर देखिए उसके बाद 2 का गैप है, 41, फिर 42, 1, फिर 43, 1, फिर 43 ही है, फिर 43 के बाद 47 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4 ऐड करेंगे। तो कुछ ना कुछ तरीका आपको लगाना पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। फिर आपका है उदारवादी तत्व, जैसे आर्टिकल 44 है तो उदारवादी तत्व है, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45, 48, 48 के ए, 49, 50, 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात करते हैं। और आपका 50 में क्या है, तो इसमें 50 में बात करता है आपका कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है, पृथक्करण की बात करता है आपका 50 में, ठीक है। तो ये आपका उदारवादी तत्व है। तो मेन इसमें गांधीवादी तत्व होते हैं, तो आप जरूर से ध्यान रखिए, और समाजवादी तत्व, ठीक है। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अब चलिए जो हम आर्टिकल देख रहे थे उससे हम देखते हैं आगे। 37 देखे थे, आगे देखते हैं आपका आर्टिकल 38 देख लेते हैं। आर्टिकल 38 में क्या है, ये कर आपका राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 38 में कह रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य जो है लोक कल्याण के लिए, यानी लोगों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए क्या करेंगे, तो लोग के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि समाज में सुधार लाएंगे। तो समाज में सुधार कैसे आएगा, जो पिछड़े वर्ग है उसको आप आरक्षण दे के आगे बढ़ाइए, चाहे कुछ ऐसे उसके हेल्प कीजिए जिससे समाज में वो क्या है आगे बढ़े। तो जितने भी लोक कल्याणकारी योजना होते हैं ना, वो इन्हीं के लिए होते हैं। आर्टिकल 38 में कह रहा है राज्य के लिए आदर्श होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 39, चलिए देखते हैं आर्टिकल 39 क्या कहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका 39। देखिए आर्टिकल 39 क्या कहते हैं। 39 कहता है आपका कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, यानी सभी नागरिक को आजीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार है। यानी जिस व्यक्ति के पास, जिस नागरिक के पास यदि उसके अपने आजीविका चलाने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है, तो ये राज्य का दायित्व है उसको पूरा कराना, ठीक है। ये डीपीएसपी में कह रहा है। फिर है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए उपयोग करना। जो देश का भौतिक संसाधन है उसका उपयोग यानी जनता के भलाई के लिए करना है। आगे है कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्र होने से बचाना, लेकिन ये हो नहीं रहा। अभी देखिए ना हमारे देश में क्या है कि आप देखे होंगे, गांव में देख लीजिए, शहर में देख लीजिए, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत क्या है तो बहुत गरीब है, ठीक है, यह है। लेकिन इसका क्या कर रहा है, उसको दूर करने के लिए संविधान में कहा गया है, लेकिन ये राज्य पर छोड़ दिया। डीपीएसपी जो है राज्य पर छोड़ दिया कि राज्य की इच्छा है तो वो लागू करेगा, इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। आगे आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि कोई कार्य है, यदि वो पुरुष कर रहे चाहे महिला कर रहे, यदि सेम कार्य कर रहे तो सेम वेतन मिलना चाहिए। इसे लागू किया भी है। आप देखेंगे बीसीसीआई जो है वो क्रिकेट में लागू किए हैं। अब जो पुरुष क्रिकेटर को जो वेतन मिलते हैं वही आपका मिलते हैं महिला क्रिकेटर को भी, उतना ही मिलते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुविधा। आगे आपका आर्टिकल 39A,
आर्टिकल 39 है, जिसे आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। इससे पहले याद रखिएगा 39A जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। इसमें व्यवस्था क्या है? इसमें व्यवस्था ये है कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना, यानी जो गरीब व्यक्ति है वो तो ऐसे कानून से डरता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील को रख सके, तो ये सरकार का दायित्व है कि उसको एक वकील निःशुल्क बिना कोई पैसा दिए हुए उसको उपलब्ध कराना ये राज्य का दायित्व है। ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 39 में है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 39A। आगे आपका आर्टिकल 40, ये तो लागू हो चुका है, आपको भी पता होगा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन करना तथा इन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु तो शक्तियाँ प्राधिकार देना, ये तो आपको पता होगा। आर्टिकल 40 आपका लागू हो गया है। फिर आपका आर्टिकल 41 है। इसमें कह रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। फिर आपका आर्टिकल 42 आपका क्या कह रहा है? कह रहा काम की न्याय संगत और मनोविचित दशा तथा प्रसूत महिला सहायता उपबंध, यानी सब आपको समझाते क्या है। आर्टिकल 42 में है कि जो प्रसूति महिला होते हैं, ठीक है, जैसे गर्भवती रहते हैं, जैसे इसका डिलीवरी होने वाली है तो उस समय होता है आपका उसके लीव होते हैं, ठीक है, उसका अधिकार है कि उसको लीव मिले, छुट्टी मिले, ठीक है। तो ये इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 42 में किया गया है। फिर आपका आर्टिकल 43 है। 43 में क्या है? तो कर्मचारियों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास, ठीक है। इसीलिए 43 हम लोग पढ़े थे, गांधीवादी में था। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है क्या? कुटीर उद्योग का विकास। कुटीर उद्योग का समर्थक थे गांधी जी, आपको याद होगा। तो 43 इसीलिए गांधीवादी क्या है? आर्टिकल है। फिर आपका 43A है, ये भी गांधीवादी है। क्यों? क्योंकि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, मजदूर की बात करते थे, ये भी आपका कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 43 के बी क्या कहता है? सॉरी 43 के ए गांधीवादी नहीं थे, 43 के बी थे गांधीवादी, ठीक है। 43 के बी थे गांधीवादी। 43 के बी में क्या है? सहकारी समितियां। हाँ, सहकारी समितियां, ये कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया है। ये भी प्रश्न आते हैं आपका कि सहकारी समितियां, ठीक है, इसका उल्लेख यानी किस में किया गया है? तो आर्टिकल 43 के बी में। और कब जोड़ा गया? तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। आपका नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। यह है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का प्रयास करना। क्या लिखा है? प्रयास करना, ये नहीं करना इसे लागू करना, प्रयास करना, क्योंकि ये राज्य का दायित्व है, लागू करे या ना करे। और हाल ही में आप देखेंगे आज़ादी के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जो समान नागरिक संहिता लागू किया है। और आज़ादी से पहले आपका गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जो आज़ादी से पहले ही वहाँ पर आपका समान नागरिक संहिता लागू है। पुर्तगालियों ने ही लागू कर दिया था। तो आज़ादी से पहले ही आपका गोवा में लागू था। आज़ादी के बाद पहला ऐसा उत्तराखंड राज्य हुआ जो आपका आर्टिकल 44 को लागू किया है, समान नागरिक संहिता को लागू किया है। समान नागरिक संहिता है क्या? देखो सिंपल समझिए, समान नागरिक संहिता क्या है? तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी नागरिक के लिए, देश के जितने भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, ठीक है, जितने भी नागरिक है उनके लिए समान कानून। जैसे आपका शादी है तो शादी का भी समान कानून, कोर्ट वाला, ठीक है, कोर्ट से जो होता है। तलाक जैसे हो रहे हैं तो तलाक का भी सेम व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मुस्लिम में अलग तरह से तलाक हो, हिंदू में अलग से तलाक हो, समझ रहे हैं, या सिख में अलग से हो, सभी के लिए समान कानून हो। समान नागरिक संहिता वही है, ठीक है। जितने भी विधि आते हैं ना, ठीक है, शादी विवाह तलाक, वो सारा विधि सभी धर्म के लिए क्या हो? समान हो जाए, उसी को बोलते हैं समान नागरिक संहिता, जो आपका अभी उत्तराखंड में लागू हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन, आपका अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? तो 6 से कम उम्र का आयु, यानी 6 वर्ष से कम
आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था में देखरेख और शिक्षा का उपबंध, ये किसका दायित्व है? तो ये आपका राज्य के दायित्व सौंप दिया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर आपका आर्टिकल 46 क्या कहते हैं? कहते हैं आपका अनुसूचित जातीय, जनजातीय और दुर्लभ वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको आपको याद करना है। फिर आपका आर्टिकल 47 है। 47 क्या कहते हैं? राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा। मादक पेय, देखिए आपको यदि क्वेश्चन पूछे ना कि बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी किसके तहत लागू किया है, तो ये आपका आर्टिकल 47 आएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ कर रहे हैं कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा, मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थ के सेवन पर रोक लगाएगा। और ये गांधीवादी आर्टिकल है, क्योंकि गांधीवादी इसका समर्थक थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लिखा है? मादक पदार्थ के सेवन पर रोक लगाना ये राज्य का कर्तव्य है। इसीलिए देखेंगे कि कोई राज्य जो है आपका शराबबंदी किया है, शराब पर रोक लगाया है, जैसे गुजरात है, जैसे आपका बिहार है। अब कुछ राज्य है वो उस पर रोक नहीं लगाते हैं, तो वो राज्य का कर्तव्य है, उसका इच्छा है तो लागू करेगा, इच्छा नहीं है तो नहीं लागू करेगा। तो बिहार सरकार किए हैं तो इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए किया होगा, आर्टिकल 47 को। फिर आपका आर्टिकल 48 है, कर गायों, बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए। अब देखिए आर्टिकल 48 में कह रहा है कि आप दयालु बनिए, आप गाय, बछड़ों, जितने भी दूध देने वाले पशु है उसके वध पर रोक लगाइए। तो गाय को काट दिया जाता है, पशुओं को मार दिए जाते हैं। ये सब क्या है? हमारे आर्टिकल में कहते हैं, 48 में कहते हैं, हमारे संविधान में कहते हैं, DPSP में कहते हैं कि इस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि ये राज्य का दायित्व है। ये राज्य का इच्छा है तो करेगा, नहीं इच्छा है तो नहीं करेगा। और कह रहा है कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के प्रणाली के अनुसार हो। फिर आपका आर्टिकल 48 के ए, आर्टिकल 48 के ए क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। आर्टिकल 48 के ए क्या कहते हैं? आर्टिकल 48 के ए कहते हैं आपका कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वन्य एवं जीवों की रक्षा करना। ये कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं कौन सा आर्टिकल कब जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका अगला है आर्टिकल 49, कर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, जैसे कहीं पर किसी महान क्रांतिकारी नेता का प्रतिमा लगा है, उसको लोग तोड़ देते हैं, नहीं तोड़ना चाहिए। क्या है? इसका संरक्षण करना है। जैसे राष्ट्रीय स्मारक जितने भी है उसका संरक्षण करना है। फिर आपका आर्टिकल 50, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। आर्टिकल 50 आपका है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलगाव। कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या है? अलगाव, पृथक्करण, ये आपका आर्टिकल 50 में कहते हैं। और लास्ट आपका है आर्टिकल 51, ये कहता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आपका ऑप्शन कहते हैं आर्टिकल 51 क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल 51 में। अब देखिए जितना भी हम संशोधन अभी देखे थे कि कौन कब जोड़ा गया, उसको हम एक साथ एक जगह कर दिए हैं, तो उसको एक साथ आप उसको याद कर सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशों में किए गए संशोधन। देखिए हालांकि हम हर जगह संशोधन पढ़े हैं, देखिए ना हर आर्टिकल के नीचे वहाँ पर लिखा हुआ कि कौन सा कब जोड़ा गया है, लेकिन ऐसे में याद नहीं रहेगा। एक जगह यदि आपका रहेगा ना तो उस पर ज़्यादा आपको ध्यान जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? तो 39 के ए जोड़ा गया था, आर्टिकल 40 के ए जोड़ा गया है, आर्टिकल 40 के ए जोड़ा गया है, और आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 39 के ए, 43 के ए और 48 के ए को शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? 39A, 43A और 48A। ठीक है, अब जैसे याद रखिए
जिस तरह से याद रखिए आपको याद करना है। जैसे कोई ट्रिक लगाइएगा ना तो 39 है, 39 में कितना जाएंगे 43 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे, और इसमें 3 में कितना जोड़ेंगे 5 8 आएगा तो 5 जोड़ेंगे। तो ये भी कर सकते हैं, कोई यहाँ 4 का अंतर है फिर 5 का है, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। 39 में 4 जोड़ेंगे 43, 43 में 5 जोड़ेंगे तो 48, जैसे हो वैसे आपको याद रखना है। फिर आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया है, तो ये 1978 में हुआ था। उसके माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था, आर्टिकल 38 के भाषा में बदलाव किया गया था। फिर आपका अनुच्छेद 45 में उल्लेख है कि राज्य का प्रारंभिक शैशव की देखरेख सभी बच्चों को उसके समय तक, जब तक कि वो 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। ये आपका आर्टिकल 45 में है। ये कब जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, जो लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2010 को। आपका अगला है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 के बी, जिसमें सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं कि सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 97वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये था आपका डीपीएसपी का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ना 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे ये होगा कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद हो जाएगा। जब हम इसका एमसीक्यू प्रश्न बनाएंगे अगले क्लास में, तो एमसीक्यू जब क्लास करेंगे ना तो उसमें आपको क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि जब पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन बनाना आसानी होगा, ठीक है। और सारा जो हम एमसीक्यू लेकर आए हैं ना उसमें आपका पीवाईक्यू प्रश्न भी शामिल होगा, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है तो वो तो रहेगा ही, साथ में आपका सारा पीवाईक्यू भी शामिल रहता है, ठीक है। तो ये आपको जल्दी आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।